द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर मौसूली और इसका इस्तेमाल। हु, whom, which, that, whose। A relative pronoun refers to some noun going before it। एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन की तारीफ करता है जो इससे पहले फिक्रे में इस्तेमाल हो। दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट टू बाई। इस फिक्रे में विच रिलेटिव प्रोनाउन है और यह नाउन बुक जो इससे पहले आ रहा है की तारीफ करता है। द यूज ऑफ हु, whom एंड whose। हु, whom दोनों ही अशखास की तरफ इशारा करते हैं। ये बात याद रखें, हु और whom जो है ना, ये दोनों ही अशखास की तरफ इशारा करते हैं। फर्क सिर्फ इनमें ये है कि हु जो है ये सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और whom जो है ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज द डॉक्टर। हु इज द सब्जेक्ट। यहां पर इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। समटाइम्स हु और दैट और विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। बाज़ औक़ात हु किसी फेल का ऑब्जेक्ट होता है और हम whom की जगह हु लगाते हैं। बाज़ औक़ात ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द वुमन हु आई वांटेड टू सी वाज अवे ऑन हॉलिडे। हु इज द ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट है और आई जो है सब्जेक्ट है कि वो औरत जिससे मैं मिलना चाहता था वो छुट्टी पर थी। तो यहां पर हु जो है उस औरत के बारे में बता रहा है और आई इसके अंदर सब्जेक्ट है। हु ऐसे नाउन की तरफ इशारा करता है जो फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो। whom is possible instead of who when it is the object or verb। the woman whom I wanted to see was away। तो whom जो है whom के बारे में भी देख लेते हैं। we can also use whom with the preposition to whom, from whom, with whom। the people with whom I work are very nice। हु और whom के इस्तेमाल में ये बात याद रखनी चाहिए कि दोनों लफ्ज बाज फिक्रों में अदल बदल कर लिखे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोहतात रवैया ये है कि फॉर्मल इंग्लिश यानी तहरीर शुदा रिटन इंग्लिश में whom लिखा जाता है, जबकि स्पोकन इंग्लिश में हु को प्रेफर किया जाता है। यानी कि फॉर्मल कहते हैं जो लिखी हुई इंग्लिश होती है और जो इनफॉर्मल होती है स्पोकन इंग्लिश होती है जो बोलने वाली इंग्लिश को कहते हैं, उसमें हु का इस्तेमाल किया जा सकता है। द वुमन हु आई वांटेड टू सी वाज अवे ऑन हॉलिडे। ये आप फॉर्मल इंग्लिश है, इसमें क्या करना है आपने मकसद है कि आप whom भी लिख सकते हैं और हु भी लिख सकते हैं। द वुमन हु आई वांटेड टू सी was away on holiday। ये फॉर्मल इंग्लिश रिटन में है। द whom I wanted to see was away on holiday। दोनों दुरुस्त है, तहरीर शुदा इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश में दोनों ही दुरुस्त हैं। हु और whom लगा सकते हैं, लेकिन एक जो इसमें मेन डिफरेंस है वो ये है कि हु जो है वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और whom जो है ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। ये इसका की पॉइंट है। द मैन whom I saw was tall। इस फिक्रे में आई फाइल है, द मैन मफूल है, इसलिए मफूल की तरफ इशारा करने के लिए हम whom को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैंने पहले ही कहा है कि हु और whom में मेन डिफरेंस याद कर लें। हु हमेशा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और whom हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। अब नेक्स्ट है whose। whose आम तौर पर किसी शख्स की या चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द बॉय हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। यानी वही लड़का है जिसकी टांग टूट गई। विच बेजान अशिया जानवरों या कीड़े मकोड़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुज और विच में थोड़ा सा फर्क है, देख लें। हुज जो है ना किसी भी चीज की मलकियत या किसी शख्स की मलकियत को जाहिर करने के लिए, और विच जो है बेजान अशिया जानवरों या कीड़े मकोड़ों की तरफ इशारा किया जा के लिए इस्तेमाल होता है। My friend has a dog which is good at hunting। अब देखो छोटे जानवरों के लिए which का लफ्ज इस्तेमाल होगा। Give me the book which is lying on the table। के जो किताब टेबल पे पड़ी है वो मुझे दे दो। Give me यहाँ पर ई इसके साथ लगेगा, give me।
पहले फिक्रे में लफ्ज विच अ डॉग की तरफ इशारा कर रहा है और दूसरे फिक्रे में लफ्ज विच बुक की तरफ इशारा कर रहा है। दैट अशखास, अशिया और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पर एक लफ्ज आ जाता है दैट। दैट दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, चीजों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, अशिया के लिए भी, अशखास के लिए भी, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। द काउ दैट आई बॉट यस्टरडे डाइड, कि वो गाय जो मैंने कल खरीदी थी वो मर गई। द बॉय दैट स्टोल माई पेंसिल इज एब्सेंट, कि वो लड़का जिसने मेरी पेंसिल चुराई वो गैर हाजिर है। तो यहां पर दैट जो है क्या है, तो ये सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब समरी देख लें। विच जो है जानवरों, परिंदों, विच जो है जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों और बेजान चीजों की तरफ इशारा करता है। हु अशखास के लिए जब वो फाइल के तौर पर फिक्रे में इस्तेमाल हो। हुम अशखास के लिए जब वो फाइल मफूल के तौर पर फिक्रे में इस्तेमाल हो, मफहूम के तरफ इशारा करते हैं। हुम हुज आम तौर पर अशखास के लिए मलकियत जाहिर करने के लिए हुज लगाते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जो गलतियां होती हैं वो देख लेते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस एग्री विद द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले लफ्ज आएगा उसके बारे में बात करता है ये। इन नंबर एंड पर्सन, वो तादाद भी हो सकती है, वो शख्स भी हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो लफ्ज आए फेल उसके मुताबिक आता है। फेल हमेशा उसी के मुताबिक लिखना है। देखो, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे कर जाते हैं इसमें, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हु है उसके साथ लिखना है, तो हु से पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, आप देखो हु से पहले आई आया है, तो आई आया है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। हु से पहले अगर कोई प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अगर हु से पहले या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अब सेकंड सेंटेंस देखें, इट इज दे हु इज इल, इनकरेक्ट है, इट इज दे हु आर इल। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट या नाउन आएगा उसके मुताबिक ही वर्ब लगेगा। दे प्लूरल है तो आर लगेगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इससे पहले आई आया है, आई के बाद एम लगाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अब देखो, दिस इज द बर्ड हु सिंग्स, दिस इज द बर्ड विच सिंग्स, इस फिक्रे में परिंदे की तरफ इशारा है, इसलिए विच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब विच का मतलब यह है कि छोटे जानवरों, परिंदों या कीड़े मकोड़ों के लिए क्या करना है, विच का लफ्ज इस्तेमाल करना है। अब यहां पर देखिए, हु डू यू वांट टू सी, whom do you want to see लफ्ज आएगा। फाइल की तरफ इशारा हो तो हु लगाएं, मफूल की तरफ इशारा हो तो whom लगाएं। अब इस सेंटेंस में यू जो है सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट हो तो फिर कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो फिर जो मिलने वाला है उसके बारे में पूछा गया है वो whom है, तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा हो तो फिर क्या लगाना है आपने, whom। यू वांट टू सी somebody, ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा है, जिसे आप मिलना चाहते हैं वो शख्स मफूल है, इसे जाहिर करने के लिए तेरी जबान में हुम लगाएं। सेंटेंस नंबर 5 है, आई बॉट अ पेन फॉर 200 रुपीज विच इज ब्राउन। अब देखो, एक और बात जो इसमें आ जाती है वो क्या है कि आई बॉट अ पेन विच इज ब्राउन फॉर 200 रुपीज, कि जिस चीज की बात की जा रही हो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन उसी के साथ लगाएं। आप ये सेंटेंस नंबर 5 देख रहे हैं जो इनकरेक्ट है, आई बॉट अ पेन, के मैंने एक पेन खरीदा, फॉर 200 रुपीज, 200 रुपए में, और विच इज ब्राउन, यहां पर जो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो पैसे ब्राउन थे, क्योंकि विच जो है रुपी के साथ लगा हुआ है, 200 रुपी के साथ, तो हम यहां पर इसका तर्जुमा ये करेंगे कि मैंने एक पेन खरीदा 200 रुपए का, और वो 200 रुपए क्या थे, ब्राउन थे, जबकि पेन ब्राउन था। तो फिर क्या सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, वो ऐसे होगा, आई बॉट अ पेन विच इज ब्राउन, कि मैंने एक पेन खरीदा जो भूरा है, फॉर 200 रुपीज, 200 रुपए में। तो इस तरह आपने याद रख लेना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके तारीफ करनी हो, जिसके बारे में बताना हो, उसी के साथ लगते हैं, और इससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक वर्ब लगाना है। द यूज ऑफ दैट, दैट का इस्तेमाल देख लेते हैं। दैट इज यूज फॉर
देख लेते हैं। दैट इज यूज फॉर पर्सन्स, थिंग्स एंड लोअर एनिमल। दैट जो है अशखास के लिए, चीजों के लिए और छोटे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द नॉमिनेटिव केस, और ये फाइली हालत में इस्तेमाल होता है। बट इट इज नॉट यूज इन पॉजिटिव केस, ये मलकियती हालत में इस्तेमाल नहीं होता, ये फाइली हालत में इस्तेमाल होता है। फाइली का मतलब है काम करने वाला, और मलकियती का मतलब होता है जो मलकियत जाहिर करे। तो यहां पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होगा दैट। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सन भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती है, छोटे जानवर भी हो सकते हैं। द बफलो हु बॉट यस्टरडे ran away, the buffalo that was bought yesterday ran away, कि वो भैंस जो कल खरीदी थी वो भाग गई। तो यहां पर क्या आ गया? देखो, द बफलो दैट वाज, अब यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसीलिए दैट वाज लगा है। और इससे पहले जो सेंटेंस, ये जो लफ्ज आया है, नाउन आया बफलो, तो ये भी सिंगुलर है, तो वाज लगेगा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। छोटे जानवरों के लिए और चीजों के लिए, सब चीजों के लिए दैट लगता है। दैट इज यूज व्हेन अ सुपरलेटिव डिग्री इज प्लेस्ड बिफोर द एंटीसीडेंट, कि जब सुपरलेटिव डिग्री अगर पहले आ जाए तो फिर भी दैट इस्तेमाल करें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हु आई हैड एवर सीन। बेसिकली तो ये ठीक है, क्योंकि हु जो है ना, ये बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने एक रूल पढ़ लिया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो फिर हमेशा दैट इस्तेमाल करें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट आई हैड एवर सीन, क्योंकि दैट शख्स के लिए भी लग सकता है। तो आप एडजेक्टिव की डिग्री आ जाए, थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो किससे पहले? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले या दैट से पहले, तो फिर आपने क्या लगाना है? फिर आपने दैट लगाना है, और हु या हुम नहीं लगाना। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके साथ दैट लगाते हैं। when the antecedent has a numeral adjective qualifying it, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है गिनती की तादाद में एडजेक्टिव्स होते हैं। द फोर्थ बॉय हु वेयर्स अ रेड कोट इज माय कजन। अब न्यूमरल है, क्या चीज है? फोर्थ बॉय, चौथा लड़का, दैट वेयर्स अ रेड कोट, कि जिसने रेड कोट पहना हुआ है, इज माय कजन, मेरा कजन है। अब आपको एक बात और पता लगी, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री आ जाए तो फिर उसके बाद क्या आएगा? दैट आएगा। और एडजेक्टिव की न्यूमरल वाली जो क्वालिफाइंग क्लास है वो आ जाए तो फिर भी आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, हु या हुम नहीं लगाएंगे। आगे देखें, ऑल, ओनली एंड और एनी के बाद दैट लगाएं। ऑल, ओनली एंड एनी के बाद क्या लगाएं? दैट लगाएं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये प्रवर्ब है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए ऑल, ओनली और एनी के बाद क्या लगाएं? दैट लगाएं। रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने में एहतियात। रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते वक्त इस बात की एहतियात करें कि विच, हु या दैट उन अल्फाज के करीब लगाएं जिनकी ये तारीफ करते हैं या जिनकी तरफ ये इशारा करते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसी के साथ लगाएं जिसके बारे में बात की जाए। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज 50। अब पहले सेंटेंस का तर्जमा बनेगा आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन, कि मुझे अपने बेटे के लिए एक टीचर की जरूरत है, मेरा बेटा जो कि 50 साल का है, जबकि टीचर 50 साल का होना चाहिए। यहां पर आई वॉन्ट अ टीचर हु इज 50 फॉर माई सन, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि टीचर के बारे में बताना है, बेटे के बारे में नहीं बताना। रिलेटिव प्रोनाउन टीचर के साथ आएगा। इस फिक्रे में टीचर की तरफ इशारा है। टीचर की उम्र 50 साल है, ना कि लड़के की, इसलिए हु टीचर के साथ आएगा, ना कि लड़के के साथ। ही सोल्ड द हॉर्स फॉर 500 रुपीज विच इज बॉट यस्टरडे। अब देखो कि उसने घोड़ा बेच दिया फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में। जो वो 500 क्या थे? विच इज बॉट यस्टरडे, वो 500 जो उसने कल खरीदे थे। ये तो ये बनेगा, इनकरेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो दुरुस्त सेंटेंस होगा वो देख लें क्या है, कि इस फिक्रे में घोड़े के साथ विच लगाएं, ना कि 500 के साथ, क्योंकि इसने घोड़ा बेचा है, ना कि 500 रुपए ने घोड़ा बेचा है। ही सोल्ड द हॉर्स, उसने घोड़ा बेचा, विच ही बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदा था, फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में। द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लें थे, इसमें जमीर माकूस, इसमें जमीर माकूस क्या होता है देख लें। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू डिनोट द टर्निंग ऑफ द एक्शन अपॉन द डूअर। They are commonly used to refer to action where the subject and object are the same person. They are formed by adding self, self to my, your, him, her, etc. ये प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट मफूल याद रखना, लेकिन जुमले के सब्जेक्ट के कासी करते हैं, इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे होते हैं, लेकिन किसकी तारीफ करते हैं, सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं। दूसरे लफ्जों में फाइल और मफूल एक ही होते हैं। ये प्रोनाउंस कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्फ, तो ये जो है ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। बाद का जुमले को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इजाफा कर दिया जाता है। मतलब कोई जोर देना हो तो फिर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ ही लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल फिर भी नहीं होंगे। देखिए, आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं बजाते खुद वहां गया। आई वेंट देयर मैं कहूंगा मैं वहां पर गया, लेकिन मैं जब कहता हूं कि आई माई सेल्फ वेंट देयर, जब मैं बजाते खुद वहां गया, तो जोर देने के लिए ये माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आई की तारीफ कर रहा है। शी हर सेल्फ आस्क्ड मी नॉट टू स्मोक, कि उसने खुद मुझे मना किया कि स्मोकिंग ना करें। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है वो देख लेते हैं कि आई के साथ माई सेल्फ आएगा, वी के साथ सिंगुलर देख ले पहले, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ। और ये वन सेल्फ की एक गलती हो जाती है कि आप इसमें कॉमा डाल लेते हैं, जबकि कॉमा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। इट सेल्फ, अब इट सेल्फ के अंदर भी कॉमा नहीं आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब प्लूरल क्या बनेंगे, वी आवर सेल्व्स, सेल्व्स लिखेंगे, जबकि नॉट आवर सेल्फ, यानी कि सेल्फ के साथ इसका इजाफा नहीं करेंगे बल्कि SELVES लिखेंगे। यू आर यूर सेल्व्स, नॉट योर सेल्फ, ये इनकरेक्ट है। दे देम सेल्व्स, नॉट देयर सेल्व्स और देम सेल्व्स, ये दोनों गलत हैं, ये दुरुस्त हैं। प्लूरल में देखें, वी आवर सेल्व्स, यूर योर सेल्व्स, दे देयर देम सेल्व्स आएगा, देयर सेल्व्स इनकरेक्ट है। The following words immediately take the reflexive pronoun after them. मंदरज झैल फेलों के बाद इसमें जमीर माकूस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जो फिक्र के फाइल के तो मुताबिक होता है। अब देखें, अगर ये वर्ब, ये 8 वर्ब लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएं तो इनके फौरन बाद आपने क्या करना है, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये बात याद रख ले, और ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। देखिए, अवेल मौका से फायदा उठाना, अब्सेंट गैर हाजिर होना, अवेंज बरी होना, इंजॉय लुत्फ अंदोज होना, एक्सर्ट मेक हेल्प अक्वेट बरी होना, बखूबी सर अंजाम देना। टू डू समथिंग वेल स्पेशली समथिंग डिफिकल्ट, कि कुछ टू डू समथिंग वेल कोई अच्छा करना, स्पेशली समथिंग डिफिकल्ट जो खास तौर पे मुश्किल हो। देखो, आई डिड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब बेसिकली तो जुमला दुरुस्त है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि अवेल आ जाए तो इसके क्या बाद, इसके बाद हम सब्जेक्ट के मुताबिक फ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अवेल के बाद अवेल जो है इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ आई, तो आई का आएगा माई सेल्फ, आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। लेट अस इंजॉय, अब लेट अस इंजॉय इस्तेमाल हुआ, अस क्या है इसमें, वी जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, और लेट अस इंजॉय आवर सेल्व्स आएगा, वी का आवर सेल्व्स होता है। प्लीज हेल्प टू सेंड विचेस, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू सेंड विचेस। अब यहां पर ये हुक्म दिया गया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम यू को सामने वाले को फर्ज कर लेते हैं, तो यू का क्या है, योर सेल्फ है, और योर सेल्व्स भी होता है, योर सेल्फ एक के लिए और योर सेल्व्स ज्यादा के लिए।
He avenged on the king. He avenged himself on the king. He had fallen down the stairs and injured. He had fallen down the stairs and injured himself. देखे ना, ये आपने पढ़ लिया है कि इन लफ्जों के साथ आपने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अक्वाइट वेल इन दैट सिचुएशन, कि उस सिचुएशन को अच्छी तरह समझें। अक्वाइट यूर सेल्फ वेल इन दैट सिचुएशन इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम सामने वाले को यू समझते हैं और यूर सेल्फ लगाएंगे। नोट, फेल इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं इसका जिक्र किया गया है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। देखो, एक बात है इंजॉय के बारे में, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं उसका जिक्र किया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। ये इंजॉयड हिमसेल्फ द मैच, ये करेक्ट है। ही इंजॉयड द मैच, ये दुरुस्त है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट देख लें। आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू यूर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स। नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस प्लीज। अब इनसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। हाइड, क्वालिफाई, इनलिस्ट, कीप, फील, रिलैक्स, वॉश, ड्रेस, स्पेशलाइज, रिजाइन, शेव, इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाएं। जो पहले पढ़े हैं उनके साथ लगाना है, इनके साथ नहीं लगाना। He soon began to feel himself better. Feel के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। He soon began to feel better. The king hid himself in the cave. The king hid in the cave. Himself incorrect है। He qualified himself as a typist. He qualified as a typist. He enlisted himself in the army. He enlisted in the army. He shaved himself in the morning. He shaved in the morning. तो इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, जबकि जो मैंने पहले बताया उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। एरर्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, हुम, विच, हुज। रिलेटिव प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर मौसूली कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंग्लिश में इसमें ज़मीर माकूस कहते हैं। जो इससे पिछला लेक्चर है वो इसी पर था, मुकम्मल तफसील से मैंने बयान किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन दो की बिना पे हम इनको, ये जो जुमले दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे और ये वो सेंटेंसेस हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं और ये आपकी इंग्लिश को दुरुस्त करेंगे। Whom do you suspect has done the mischief? Whom do you suspect has done? अब यहाँ पर देखें ना, whom यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि हु और whom के बारे में, ये कि हु हमेशा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है और whom हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, और जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसके बाद वही वर्ब लगेगा। अगर ये सिंगुलर की तरफ इशारा करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर ये प्लूरल की तरफ इशारा करते हैं तो ये फिर क्या होगा, तो इसमें वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। अब ये whom do you suspect, कि तुम्हें किस पर शक है, has done the mischief, कि किसने ये शरारत की है, तो यहाँ पर सामने वाले को कहा गया है यू, तो यू के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा whom do you suspect have done the mischief। नंबर 2 है दिस इज द कैमरा हु आई बॉट यस्टरडे। अब हमने जो एक वर्ड पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन विच, विच के बारे में पढ़ा था कि छोटे जानदारों के लिए, चीज़ों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये हु जो है जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द कैमरा विच आई बॉट यस्टरडे, यहाँ पर विच का लफ्ज़ आएगा।
नंबर 3 है दिस इज द बुक विच आई बॉट इट यस्टरडे। दिस इज द बुक विच आई बॉट इट यस्टरडे। अब यहाँ पर गलती दो हो सकती है। एक तो है कि विच जो है ना बुक की तरफ इशारा कर रहा है, ये तो दुरुस्त लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। आई बॉट इट यस्टरडे, तो यहाँ पर ये इट का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाला जो सेंटेंस उसके मुताबिक होगा, यहाँ पर इट का इजाफा नहीं होगा। और यहाँ पर इस तरह इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। नंबर 4 है दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अब मैंने कहा ना छोटे जानदारों के लिए, बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है विच। दिस इज द बर्ड विच सिंग्स। अब यहाँ पर सिंग्स लफ्ज लगेगा क्योंकि वर्ब के साथ ऐसी एस का इजाफा होगा। यहाँ पर बर्ड इस्तेमाल हुआ है, परिंदा, एक परिंदा इस्तेमाल हुआ है। नंबर 5 है दोज आर द मैन आई सा देम नियर योर कार। अब यहाँ पर देखें, ये इस सेंटेंस में बड़ी टेक्निकल बात है। दोज आर द मैन, के वो जो मर्द हैं ये वो हैं, आई सा देम जिनको मैंने देखा, नियर योर कार, क्या आपकी कार के नज़दीक। दोज आर द मैन हुम, यहाँ पर लफ्ज हुम का इजाफा होगा मैन के साथ। आई सा देम नियर योर कार, जिनको मैंने क्या किया, आपकी कार की तरफ देखा, ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा है तो हुम आएगा। नंबर 6 है दिस इज द वुमन हु सीक माई हेल्प। अब यहाँ पर दिस इज द वुमन, ये वो औरत है, हु सीक, अब औरत एक इस्तेमाल हुई है, वुमन का एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर वुमन के बारे में बात की गई है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु से लगा है। सीक्स का मतलब है यहाँ पर सीक्स तलाश करना, तो एस का इजाफा होगा। हमने एक सेंटेंस पढ़ा है या टेंस में देखें कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी एस का इजाफा होगा, तो हु सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर ऐसी एस का इजाफा होगा। या इससे पहले जो भी नाउन आएगा वो अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी एस का इजाफा होगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, विमेन होता, तो फिर यहाँ पर सी के साथ ऐसी एस का इजाफा ना होता। दिस इज द वुमन हु सीक माई हेल्प, तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द वुमन, ये वो औरत है, हु सीक्स माई हेल्प, जो मेरी मदद तलाश करती है। द बॉय हु वाज प्रमोटेड, ही वाज माई ब्रदर। द बॉय हु वाज प्रमोटेड वाज माई ब्रदर। देखिए एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं आते, इसीलिए बॉय की जगह ही इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि यहाँ पर कॉमा के साथ वाज लगा देंगे। द बॉय हु वाज प्रमोटेड वाज माई ब्रदर। देखिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी 2007 में ऐसे सेंटेंसेस आते थे करेक्शन के लिए। दे वेंट टू द फेयर एंड इंजॉयड। अब यहाँ पर एक लफ्ज इंजॉय, हमने एक रूल पढ़ा है, आप जो 31 लेक्चर है उसमें देखें कि कुछ हमने वर्ब पढ़े हैं जिनके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, जैसे अवेल, हिमसेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आई माई सेल्फ होता है, वी आवर सेल्व्स होता है, यू योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है प्लूरल के लिए। इस तरह ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्व्स, और ही हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, और शी हर सेल्फ, और इट इट सेल्फ, वन वन सेल्फ, ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इनके बारे में मैंने एक रूल पढ़ा है कि अगर इंजॉय लफ्ज इस्तेमाल हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, दे वेंट टू द फेयर एंड इंजॉयड देम सेल्व्स, क्योंकि दे के साथ देम सेल्व्स आएगा तो इंजॉय के बाद देम सेल्व्स इस्तेमाल होगा। और हमने एक रूल और पढ़ा है कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर आपने इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। करेक्ट सेंटेंस दोबारा सुन लें, दे वेंट टू द फेयर एंड इंजॉयड देम सेल्व्स। नंबर 9 है हु डू यू वांट टू सी, क्या आप किससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इशारा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो सब्जेक्ट इसमें यू है, तो यहाँ पर आएगा whom डू यू वांट टू सी, तो यहाँ पर whom इस्तेमाल होगा। नंबर 10 है आई वांट टू बाय अ कार
फॉर माई सन विच इज रेड इन कलर। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ये बात याद रखें कि ये जिसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बयान कर रहे होते हैं, कि उसी के साथ लगने चाहिए, ना कि किसी और जगह। अब यहाँ पर जो कलर है रेड वो कार का है, ना कि बेटे का। देखो, आई वॉन्ट टू बाई अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन। ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो ये जो विच लगा हुआ है ये बाई के साथ आएगा, क्योंकि कार जो है ना, बाय अ कार, कार के साथ आएगा, ना के सन के साथ। अब अगर इस जुमले का तर्जमा करें तो ये बनेगा, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, कि मैंने कार खरीदना चाहता हूँ, फॉर माई सन, अपने बेटे के लिए, विच इज रेड इन कलर, कि उसका बेटा जो है वो रेड कलर का है। तो ये तो सेंटेंस गलत बन जाएगा, क्योंकि कार रेड कलर की है। आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन, ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 11 है, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर 3000 रुपीज विच आई बॉट यस्टरडे। सेम नंबर 10 के मुताबिक है ये, आई सोल्ड द हॉर्स विच आई बॉट यस्टरडे फॉर 3000 रुपीज, क्योंकि ये जो है ना घोड़े को बेचा गया है, ना कि पैसों को बेचा गया है। तो विच जो है ये हॉर्स के साथ आएगा। शी acquitted well in the एग्जामिनेशन। अब acquitted का हमने एक पढ़ा है कि इसके बाद हमेशा फौरन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। शी acquitted हर सेल्फ वेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है और हमें उस वक्त महसूस होता है जुमला बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस हमें दुरुस्त नजर आ रहा होता है, लेकिन उसमें की पॉइंट होता है, वो हमने तलाश करना है। और इसमें जो की पॉइंट क्या है, एक इंजॉय, एक एक्वाइटेड, ये दो वर्ड आ गए हैं, दो वर्ब हैं। इनके बारे में ये रूल है कि जब भी इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या होगा, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अब शी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ है। तो शी acquitted herself well in the examination. The boy who works hard, he will win the contest. हमने एक रूल पढ़ा है कि दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में नहीं आते, तो द बॉय हु वर्क्स हार्ड विल विन द कंटेस्ट, यहाँ पर ही कट जाएगा। नंबर 14 है, ही हु वर्क हार्ड सक्सीड। अब यहाँ पर तो आपको पता लग गया कि हु जो है ना सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ही हु वर्क्स, वर्क के साथ एस का इजाफा होगा, ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड। नंबर 15 है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। अब देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक है, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है इसमें दैट। अब दैट ने क्या करना है, दैट से पहले जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर लगाना है। अगर दैट से पहले प्लूरल इस्तेमाल हुआ है तो हमने वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। अब नंबर 15 देखें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। अब यहाँ पर सेलर क्या है, ये बेहतरीन सेलर है, तो ये प्लूरल है, तो दैट के बाद हैज की जगह हैव आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, कि ये सेलर्स में से सबसे बेहतरीन है। दैट हैव बीन पब्लिश दिस ईयर, तो ये इस साल जो पब्लिश हुए हैं। तो सेलर के साथ दैट लगा, दैट के बाद हमेशा हैव आएगा, क्योंकि सेल इससे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्लूरल है। और ये एक और इसमें रूल है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, ये प्लूरल है। नंबर 16 है, द मैन वाज सेंटेंस टू डेथ हु हैज कमिटेड द मर्डर। अब यहाँ पर वही मिस्टेक, रिलेटिव प्रोनाउन गलत जगह पर लगा हुआ है, तो हु को किसके साथ लगाना है, मैन के साथ लगाना है। द मैन हु वाज सेंटेंस टू डेथ कॉमा हैज कमिटेड द मर्डर। अब यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, द मैन हु हैज कमिटेड द मर्डर
कॉमा वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो ये बेहतर रहेगा, द मैन हु हैज कमिटेड द मर्डर कॉमा वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमने उसके साथ लगाना है जिसके बारे में ये हमें बयान कर रहा है, तो यहाँ पर डेथ को बयान नहीं कर रहा, मैन को बयान कर रहा है। ही नंबर 17 है, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक असूल पढ़ा है कि अवेल के बाद जब भी आप अवेल आए उसके फौरन बाद जब भी लगाएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये लफ्ज आएगा। नंबर 18 है, सलमा इज द वुमेन विच गेव मी करेज टू वर्क। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सलमा के बारे में बात की गई है, तो सलमा इज द वुमन हु, अच्छा गेव मी, यहाँ पर आएगा हु, क्योंकि सलमा के बारे में इस्तेमाल। तो यहाँ पर दो बातें हैं, देखें, सलमा इज द वुमेन, सलमा जो है ना एक औरत है, विच गेव मी, विच तो आएगा नहीं क्योंकि विच के हमने बारे में पढ़ा है कि ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हु है, हु में से आएगा, तो यहाँ पर हु या हु में से आएगा, लेकिन यहाँ पर हु इस्तेमाल होगा क्योंकि सलमा की तरफ इशारा है। सलमा इज द वुमेन हु गेव मी करेज टू वर्क, तो यहाँ पर हु आएगा, तो और हु के साथ यहाँ पर गेव लगा हुआ है, मी वर्क टू मी करेज टू वर्क, ये करेक्ट है। सलमा इज द वुमेन हु गेव मी करेज टू वर्क, हु आएगा। He is the one of those boys who has always worked hard। ये 15 सेंटेंस की तरह ये सेंटेंस है। 19 नंबर, he is the one of those boys। अच्छा, यहाँ पर देखो, those boys में से वो एक लड़का है, यानी कि उन लड़कों में से ये एक खास लड़का है। किन लड़कों में से, तो यहाँ पर those boys के साथ जो हु लगा है वो बॉयज की तरफ इशारा कर रहा है, तो हैज की जगह यहां पर क्या आएगा, हैव। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही इज द वन ऑफ दोज बॉयज हु हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। तो यहां हु हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। नंबर 20 है, ही ब्रॉड द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सी। अब यहां पर देखो ना, वो क्या करना चाहता है कि आर्टिकल के बारे में असल में बात कर रहा है, तो ये विच जो है वो आर्टिकल के साथ लगेगा। ही ब्रॉड द आर्टिकल विच ही वांटेड टू सी टू द मार्केट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। दोबारा देख लें कि ये जो विच होता है या हु, हुम या दैट होता है, ये हमेशा उन्हीं के साथ लगता है जिनके बारे में ये जिनकी तारीफ कर रहा होता है या जिनके बारे में बयान किया जाता है। और दूसरा रूल इसमें यह है कि जिसके बारे में इस्तेमाल होता है उसके बाद अगर वर्ब, इससे पहले अगर नाउन इस्तेमाल हो, वो सिंगुलर हो तो वर्ब उसके बाद सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अगर नाउन प्लूरल हो तो उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, तो वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखें कि ही ब्रॉड द आर्टिकल्स, कि वो आर्टिकल्स को लेकर आया, विच ही वांटेड टू सी, जिसको वो क्या करता था, देखना चाहता था, समझना चाहता था। कहाँ से लाया, टू द मार्केट, मार्केट से लाया। इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, हमने नाउन की मुकम्मल सीरीज पढ़ ली है। अब प्रोनाउन की चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं। उसमें यह है कि अब प्रोनाउन का मुकम्मल तौर पे हमने जो पॉइंट्स थे, जो रूल्स थे वो पढ़ लिए हैं। अब इसकी चेक लिस्ट है, ये देखें, और उसके बाद इंशाल्लाह एडजेक्टिव का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अच्छा, ये जो दो वर्ड है ना, ईदर नीदर, इनको ईदर नीदर अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ा जाता है और आइदर नाइदर ये ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ा जाता है। दोनों ही ठीक है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, हमेशा सिंगुलर फेल लेते हैं। इसके साथ जब भी कोई फेल आएगा, वर्ब आएगा, तो वो सिंगुलर आएगा। ऑब्जेक्ट भी हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी जब आएगा तो सिंगुलर हो। कैसे, यानी देम लगा, देयर लगा हो तो हिज, हर या इट्स वगैरह लगाएंगे, तो इसके साथ प्लूरल नहीं आएगा।
नंबर 2 है बिटवीन और अमंग। बिटवीन क्या होता है? दो के दरमियान जब बात हो तो बिटवीन होता है, और दो से ज्यादा के दरमियान बात हो तो अमंग हो, अमंग लगेगा। तो ये देखें, ये कुछ रूल्स हैं जो कि बिल्कुल 100% रूल हैं, और आपकी 100% करेक्ट इंग्लिश लिखने का ये रूल है। आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं वो दुरुस्त हो सके। ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर क्या है? दो शख्सों के दरमियान आपस में जो बात हो या कोई भी चीज दो शख्सों के दरमियान हो तो फिर उसको ईच अदर लिखते हैं। वन एंड अदर होता है दो से ज्यादा के दरमियान आपस में कोई बातचीत हो, कोई लड़ाई हो, तो दो से ज्यादा के दरमियान हो तो वन एंड अदर, और ईच अदर दो के दरमियान होता है। अपोस्ट्रोफी। अब नंबर 4 है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का क्या है कि किन के साथ लगती है, ये किन के साथ नहीं लगाते अपोस्ट्रोफी को। अपोस्ट्रोफी होता है कि एस लगाकर ना थोड़ा सा ऊपर एक कॉमा टाइप निशान लगा देते हैं, जो ये अपोस्ट्रोफी बन जाता है, और ये मलकियत को ज़ाहिर करती है। अशखास और जानदार अशिया की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, वज़न, फासला और वक्त को ज़ाहिर करने के लिए, और चंद फ्रेजेस के साथ। अब देखो, अशखास और जानदार अशिया की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि उनकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए, वज़न, फासला और वक्त, ये तीन बातें याद रखें। वज़न, वेट, फासला, डिस्टेंस, और टाइम को ज़ाहिर करने के लिए भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। और चंद फ्रेजेस, जो एक मखसूस फ्रेजेस होते हैं, उनमें अपोस्ट्रोफी लगती है। तो ये इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएं, और किन के साथ अपोस्ट्रोफी मत लगाएं। नोट, बेजान चीजों की मलकियत जाहिर करने के लिए ऑफ लगाएंगे। यूअर्स के साथ अपोस्ट्रोफी मत लगाएं। अब यूअर्स में बाज़ औक़ात हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, या लेटर लिखते हैं कि यूअर्स ओबीडियंटली, तो उसके साथ एक हम यूअर के साथ एक अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। आपने यूअर्स के साथ क्या करना है कि आपने अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, जैसे यूअर लिखा हुआ है इस तरह इसको यूअर्स लिखना है। नंबर 6 है प्रोनाउन की फाइली हालत, यानी कि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस कहां पर इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और देन या एज के बाद। अब देखो, सब्जेक्टिव केस कौन सी है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, ये सब्जेक्टिव केस है। ये जब भी लगेंगे, ये देन या एज के बाद क्या करना है आपने, इसको सब्जेक्टिव केस, या हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनके साथ आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव केस लगानी है। फिर है कि प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस कहां लगानी है? लेटर बिटवीन और असल फेल के बाद। लेटर बिटवीन के फौरन बाद क्या होगा, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? ऑब्जेक्टिव केस। आई की मी, वी की अस, यू की यू, दे की देम, ही, हिज, हिम बनेगा इसका, शी, हर, इट, और वन की वन बनेगा। लेटर बिटवीन और असल फेल के बाद क्या आएगा? मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी। नंबर 7 है अशखास की तरफ इशारा करते हैं। हु फाइल के लिए और हुम मफूल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु, हुम और विच, दैट, हुज, ये भी इसमें शामिल होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें ज़मीर मौसूली होते हैं। ये अशखास की तरफ इशारा करते हैं, ये बात सबसे पहले याद रखें। लेकिन हु, हुम अशखास की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। हु फाइल के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, ये फाइल की तरफ इशारा करता है। हुम जो है मफऊल की तरफ इशारा करता है। ये बात आपने जहन नशीन करनी है। विच है बेजान अशिया और जानवरों और कीड़े मकोड़ों, छोटे जानदारों के लिए विच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसको। अब देखें, अशखास की तरफ फाइल हो तो हु, मफूल हो तो हुम, और बेजान अशिया और छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानदारों के लिए आपने क्या करना है? विच इस्तेमाल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर माकूस कहाँ लगता है? अवेंज, इंजॉय, अब्सेंट, इंजॉय, अम्यूज, इंजर।
तो के साथ फेल के तौर पर इस्तेमाल हों। अगर ये फेल के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हो तो इनके फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ, योर सेल्व्स, दे देम सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वन सेल्फ। ये जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये अगर फेल के तौर पर ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं इनके फौरन बाद ये लगाते हैं। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाएं। अब कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना? देखिए, शेव, ड्रेस, वॉश, हाइड, इनलिस्ट, क्वालिफाई, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाएं। अब ये जो लफ्ज हैं ये इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ औक़ात हमें सेंटेंस दुरुस्त नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है हमें भूल जाते हैं। तो इसलिए इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। इंजॉय के, आप इंजॉय का एक अलग ये एक्सेप्शन है, इसके अंदर 2 पॉइंट है और ये कई मरतबा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में या जो है ना करेक्शन वाला एक पोर्शन होता है जहां पर सेंटेंस करेक्शन होती है, वहां पर ये आ चुका है। क्योंकि इंजॉय के बारे में थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन है, वो देख लें। इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ये बात याद रखें, ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर आपने क्या करना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय द मैच, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना क्योंकि मैच लग चुका है। तो फिर क्या करना है, इसके साथ नहीं लगाना। आई एंजॉय इन द प्ले ग्राउंड, अब देखो इन द प्ले ग्राउंड ये इसके साथ ये इसके साथ मतलब जो है ना जुड़ गया, कम्प्लीमेंट है इसका। तो फिर इसके साथ लगाएंगे आई इंजॉय माई सेल्फ इन द ग्राउंड। अब जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर आपने क्या करना है, फिर इसके साथ ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट के मुताबिक आई है तो माई सेल्फ लगाएं, तो वो नहीं लगाना। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। बोथ या नीदर, नंबर 10 है। बोथ जब 2 अशखास मिलकर काम करें। नीदर या नाइदर जब 2 में से कोई भी शख्स काम ना करे। देखिए, 2 शख्स मिलकर काम करें तो बोथ लगाएंगे, 2 में से कोई भी काम ना करे तो उसके साथ नीदर या नाइदर लगाएंगे। ऑल या नन जब सब लोग मिलकर काम करें, यानी कि तमाम जो मतलब पर्सन्स हैं बैठे हैं और मिलकर काम करें तो क्या करेंगे, उसके साथ ऑल लगाएंगे। जब 2 से ज़्यादा शख्स में से कोई भी काम ना करे, अब देखिए उसमें नन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें ना 2 बातें हैं, ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं। नंबर 10 भी है, बोथ जब 2 शख्स मिलकर काम करें, और ऑल जब सब लोग मिलकर काम करें। नीदर जब 2 में से कोई शख्स काम ना करे। नन जब 2 से ज्यादा शख्स में से कोई काम ना करे। तो फिर क्या होगा, ये नन लगाएंगे। ईदर, एनी, नीदर, नन। अब ये देखो 4 पॉइंट है, देखें। फेल सिंगुलर लगाएं 2 के लिए, ईदर हमेशा 2 के लिए लगता है और फेल सिंगुलर लगाएंगे। एनी फेल सिंगुलर लगाएं 2 से ज्यादा के लिए, ईदर 2 के लिए लगाएं, एनी 2 से ज्यादा के लिए। नीदर फेल सिंगुलर लगाएं 2 के लिए, इनके 2 जब 2 में से कोई भी काम ना करे। नन जब 2 से ज्यादा में से कोई भी काम ना करे तो फेल सिंगुलर लगाएं, 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात हम जब सेंटेंस करेक्शन करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात नहीं होती। तो ये बातें अपने जहन में रख लें, इनको जहन नशीन कर लें। ये इंग्लिश के अटल रूल हैं, ये यूनिवर्सल रूल हैं। तो ये गोल्डन रूल है, ये वो रूल है जो आपकी इंग्लिश राइटिंग को मजबूत करते हैं और आपको आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा करते हैं। जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं या कोई भी इंग्लिश का आंसर लिखते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर आप उस वक्त भूल जाते हैं या उस वक्त लिखने में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसके बाकायदा ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है और नंबर इसमें से लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर है ईच,
एवरी, ईदर, नीदर, नन। नंबर 13 है के बाद ऑब्जेक्ट हिज लगाएं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन जब ये इस्तेमाल हो जाएं तो फिर इसमें अब देखो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम ही नहीं लगा सकते, शी नहीं लगा सकते, या आई, माई, ई, वी, ये जो भी मतलब प्रोनाउंस है इन्हीं के लिए एक मखसूस वर्ड दे दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सब्जेक्ट दिया गया हो तो उसके मुताबिक लगाएं, लेकिन अगर सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने जब भी ये शुरू में इस्तेमाल हो ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है हिज लगाएंगे। हम आगे सेंटेंस करेक्शन करेंगे तब उस वक्त ये पॉइंट अपने जहन में रखना है, ताकि वो जब करेक्शन करें तो उस वक्त यही बातें जहन में आएंगी। तो यहाँ पर वहाँ पर दम लगा हुआ होगा तो हमने क्या करना है, उसको हिज में कन्वर्ट कर देना है। वन, नंबर 14 है वन। वन के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो वंस लगाएंगे, क्योंकि वन का जो ऑब्जेक्टिव केस बनती है वन, वंस, वन, तो फिर ये आपने ऑब्जेक्टिव केसेस की, पॉजेसिव केसेस की वंस लगाएंगे। ये वन सब्जेक्टिव केस है, वंस पॉजेसिव केस है, और फिर दोबारा वन ऑब्जेक्टिव केस है। कॉमन पिटफॉल्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। अब कुछ चीजें जो है ना, ये देखें प्रोनाउन में थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है, क्या होती है वो भी देख लें कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ गुड हेल्थ, ही इंजॉयड गुड हेल्थ, ही इंजॉयड द मैच। अब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है और ऊपर वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। अब हमने कुछ रूल पढ़े थे इंजॉय के बारे में कि वो ये थे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो क्या करती हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। ख़ास तौर पे जो जो इंजॉय था ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। इसमें ये था कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अब इसका पॉइंट देख ले, नीचे लिखा हुआ है फिक्र नंबर 1 में वर्ब इंजॉय के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस फिक्रे में दोनों को इस्तेमाल किया गया जो कि गलत है। इंजॉय के बाद मफूल दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ही इंजॉयड द मैच, ये करेक्ट है। फिक्रे में मफूल दिया गया है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। आई एम यूअर सिंसियरली, आई एम यूअर सिंसियरली करेक्ट है। अब ये यूअर के साथ जो है ना अपोस्ट्रोफी लगाकर ऐसे लगाया, ये इनकरेक्ट है। वो क्यों है, अब देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाना गलत है। क्या हम हर, हिज, देयर के साथ एस लगाकर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं? अगर नहीं तो फिर यूअर के साथ क्यों लगाए? देखे ना, हिज, हर या देयर के साथ जब हम लिखते हैं, जैसे हर्ज लिखते हैं, हिज लिखते हैं, देयर्स लिखते हैं, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, तो फिर यूअर्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। बोथ डिड नॉट गो इनकरेक्ट है। अगर दो आदमी मिलकर काम करें तो बोथ लगाएं, अगर दोनों में से कोई भी काम ना करे तो नीदर लगाएं। बोथ डिड नॉट गो, दोनों ने काम नहीं किया तो ये इनकरेक्ट है। बोथ द फ्रेंड्स रीड द बुक, तो यहाँ पर आएगा कि दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ये असल में बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक है लफ्ज़, क्योंकि रीड की दूसरी तीसरी फॉर्म स्पेलिंग एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाती है। रीड, रेड, रेड, दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक। और ऊपर वाला जो सेंटेंस है बोथ डिड नॉट गो, तो यहाँ पर नीदर गोज या नीदर वेंट आएगा, नीदर वेंट आएगा। और अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो नीदर गोज आएगा, ईएस का इजाफा हो जाएगा गो के साथ। अगर इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो फिर अगर दोनों बंदे नहीं गए तो फिर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो बोथ वेंट, बस बोथ वेंट आएगा। ये नीदर वेंट, सॉरी नीदर वेंट आएगा, और बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लिखता है। अब है दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी, बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने भी किताब ना पढ़ी हो तो फिर हम नीदर लगाएंगे, नीदर ऑफ टू फ्रेंड्स रेड द बुक।
अब समझ आ गई कि नीदर ऑफ टू फ्रेंड, दो में से किसी ने भी किताब नहीं पढ़ी तो फिर नीदर आएगा। हेयर इज माई कप प्लीज फिल इट, अब ये इनकरेक्ट है। हेयर इज माई कप प्लीज फिल इट, ये करेक्ट है। पर्सनल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस शुड नॉट बी ओमिटेड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ये देख ले, इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस फिक्रे के बारे में देखें। हेयर इज़ माई कप प्लीज़ फिल इट, हेयर इज़ माई कप प्लीज़ फिल इट, ये जो दूसरा है ये करेक्ट है, इसमें इट लगाया गया है। इस फिक्रे में प्रोनाउन गैर हाजिर है, यानी कि इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसलिए जुमला करेक्ट नहीं है। अच्छा, इट कब की तरफ इशारा करता है? अगर किसी शख्स की तरफ इशारा करना मकसूद हो तो हिम लगाएं, अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा मकसूद करना हो तो फिर क्या लगाएं? इट लगाएं। देयर इज़ अ पर्सन आउटसाइड द कॉलेज ऑफिस, शैल आई कॉल, ये इनकरेक्ट है। देयर इज़ अ पर्सन आउटसाइड द कॉलेज ऑफिस, शैल आई कॉल हिम। बज़ाहिर तो ऊपर वाला सेंटेंस हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हो गया, इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर इसलिए इसमें क्या होगा, पर्सन के लिए तो हिम लगाएंगे। द मैन हु वॉज अरेस्टेड ही वॉज माई ब्रदर, द मैन हु वॉज अरेस्टेड वॉज माई ब्रदर। देखें, इस फिक्रे में दो बार ही लिखना गलत है, क्योंकि फिक्रे में सब्जेक्ट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त रूल है, ये आपने याद कर लेना है कि फिक्रे में सब्जेक्ट जो है एक ही मरतबा लिखा है, बार बार नहीं लिखना उसको। द मैन हु वॉज अरेस्टेड वॉज माई ब्रदर, यहाँ पर ही हज़फ कर देंगे। योर सपरेशन डिस्ट्रैक्ट्स हर, इनकरेक्ट है। करेक्शन क्या है? योर सपरेशन फ्रॉम हर डिस्ट्रेसेस हर, जुदाई हमेशा किसी चीज़ या शख्स से होती है जिसका फिक्रे में कोई जिक्र नहीं। देखिए, सेपरेशन किसी चीज़ से होती है या शख्स से होती है ऊपर वाले सेंटेंस में, क्योंकि फ्रॉम जो है ना ये इशारा करता है किस चीज़ की तरफ, क्या है? योर सेपरेशन फ्रॉम हर, कि उससे उसकी अलहदगी जो है ना, डिस्ट्रेसेस हर, उसको तकलीफ देती है। तो ये किसी शख्स या चीज़ से सेपरेशन होती है जिसका फिक्रे में कोई जिक्र नहीं है। ही मेड यूर मैंशन, ही मेड अ मैंशन ऑफ यू, इस फिक्र में एक्सप्रेशन की गलती है। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, फ्रेजेज होते हैं जिनमें जो चीज़ भी लिखी हो वो वैसे लिखनी पड़ती है, उसमें कोई चीज़ हज़फ नहीं करना। आप देखें, ही मेड यूर मैंशन, इनकरेक्ट है। ही मेड अ मैंशन, मेक अ मैंशन एक लफ्ज़ होता है, तो ये एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए ही मेड अ मैंशन ऑफ यू, तो करेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है हमने, इनकरेक्ट नहीं लिखना। आई एंड माई अंकल आर गोइंग टू कॉलेज, माई अंकल एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। अब देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में आई पहले लिखा है, माई अंकल बाद में, लेकिन नीचे वाले करेक्ट सेंटेंस है माई अंकल पहले लिखा है और आई बाद में। क्यों? अब देखें, अहले ज़बान आई वी को आम तौर पर दूसरे प्रोनाउन के साथ लिखते वक्त बाद में लिखते हैं, अलबत्ता कभी नापसंदीदा काम में आई वी को पहले लिखते हैं। अब इसमें एक बात याद रख लें कि जो भी अच्छा काम होगा उसमें सबसे पहले आपने, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन को तरजीह देंगे, फर्स्ट पर्सन को बाद में। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन को पहले तरजीह देंगे और सेकंड पर्सन को बाद में। इस तरह अगर कोई नापसंदीदा काम है, बुरा काम है, तो फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले लिखेंगे, बाकी पर्सन को हम बाद में लिखेंगे। अब देखें, मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे या इट या वन है। तो कहने का मकसद है कि अच्छे काम के लिए सेकंड बाकी पर्सन्स को तरजीह दें पहले, और बुरे काम के लिए, नापसंदीदा काम के लिए सबसे पहले खुद को तरजीह देना है। तो यहाँ पर इसीलिए आई बाद में आ गया और माई अंकल पहले आ गया। माई हार्स एंड यूअर्स आर बोथ लेम, कि आपका और जो मेरा जो घोड़े हैं वो क्या है? वो लेम है, यानी कि लंगड़े हैं या डिफेक्ट है उसमें, तो फिर ये गलत लिखा है। सबसे पहले आपने यूअर को तरजीह देना है। योर हॉर्स एंड माइन आर बोथ लेम, ठीक है। सबसे पहले जो क्या है उसको यूअर को देना है, फिर उसके बाद आपने माइन को देना है। आई ऑलवेज शे माई सेल्फ बिफोर ब्रेकफास्ट, अब इसमें क्या है कि
आई ऑलवेज शेव बिफोर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ा था आपने, करेक्ट रिफ्लेक्सिव, एक रूल पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि कुछ जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और कुछ जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। वो कौन कौन से हैं देखिए, डू नॉट यूज वॉश yourself, dress yourself when you mention the simple things that people do as part of their duty routine। देखिए ये ड्यूटी रूटीन के मुताबिक है, ये रोज़मर्रा का काम है, तो इसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाने। जबकि मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ वर्ड बताए थे, उनके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, जबकि कुछ लफ्ज़ बताए थे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। और इनमें एंजॉय एक्सेप्शनल था, क्योंकि एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर आपने उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिस्टेक थी।